नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। फिजिक्स में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, फिजिक्स के नाम से बनी हुई है। और जो आरआरबी की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। टॉपिक का नाम है आज पदार्थ। ये केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मैटर्स में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड, और एलोट्रॉपी, मॉलिक्यूलर मास और वेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखिए, कोई भी अणु बनता है तो वो परमाणु से मिलके बनता है अणु। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन, ये परमाणु वगैरह होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, इनके बीच में एक लॉ ऑफ इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। जो भी कोई भी पार्टिकल होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ठोस। ये चारों जो हैं ये पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं दी गई हैं। इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में लगता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगता है ठोस में। अगर इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स, आकर्षण बल होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा, वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। सबसे कम होता है गैसियस में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है ठोस में। ठीक है, तो ठोस पदार्थ एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, ठीक है, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोस मतलब द्रव अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैसियस फॉर्म में जो अणु होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है और सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ठोस में। ठीक है, यानी सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं होता। ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ऑप्शन बी, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ कणों के बीच अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, मतलब यही गलत है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, जबकि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ कणों के बीच अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आरआरबी में आए हुए हैं, एनटीपीसी में, एएलपी में, या जेई में, या ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी सिर्फ लैंग्वेज बदल सकती है, बाकी क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं।
ऑप्शन बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मतलब यही कथन गलत है। ऑप्शन ए कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा मूविंग होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शुद्ध पदार्थ, मतलब इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध पदार्थ बताना है आपको। तो ऑप्शन ए चीनी का घोल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी वायु। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है कि मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में मिलती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। आपने कई बार क्वेश्चंस में देखा होगा कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन गैस को। जो दलदली क्षेत्र होते हैं गंगा तट में या नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे, मतलब जो भी दलदलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये मीथेन गैस पाई जाती है। और ये कहाँ से होती है, ये होती है पृथ्वी की सतह के नीचे से निकलती है और पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है। ठीक है, मिश्रण की बात कर रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन ए विषमांगी, ऑप्शन ए समांगी और विषमांगी दोनों, ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण जो है वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी मतलब कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है उनकी मात्रा जो है वो सेम रहे, और विषमांगी होते हैं जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट होता है, इसमें क्या है कि सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब कोई नमक में चीनी, मतलब पानी में चीनी नमक दोनों समान मात्रा में भी हो सकते हैं और असमान मात्रा में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण में नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। ठीक है, विषमांगी में मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए कोलाइडल विलयन, ऑप्शन बी पायस, ऑप्शन सी ठोस विलयन, ऑप्शन बी डी विविध मिश्रण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और प्रमुख विलयन के जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं कि ठोस में ठोस का विलयन जो होता है वो मिश्र धातुएं कहलाती हैं, जैसे तांबा प्लस जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन होता है थैलियम धातु है में पारा धातु का विलयन ठोस में द्रव का विलयन कहलाता है। और ठोस में मतलब गैस में ठोस का विलयन होता है वायु में कपूर का विलयन, जैसे कपूर होता है वो वायु में घुल जाता है। और मतलब कपूर क्या होता है, उड़ जाता है हवा में। और द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल का विलयन, जैसे अल्कोहल में पानी अगर डालेंगे तो उसमें पता नहीं लगेगा कि पानी है या नहीं है। और द्रव में गैस का विलयन कोहरा और अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण के बारे में बताना है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी दूध। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी भागों के अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, ये सेम क्वेश्चन जबकि परीक्षा बदल गई है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी मिट्टी। तो कोलाइड एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है
जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथी अवस्था भी है, जो है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा क्या होते हैं? जो सितारे जैसे तारे होते हैं, वो चमकते हैं, वो प्लाज़्मा की वजह से चमकते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस समझ लीजिए, कि जो गैस होती है क्या हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के माध्यम से वो कंप्रेस हो जाती है। तो जो ना तो लिक्विड रहती है, ना गैस रहती है, वो बन जाती है प्लाज्मा। उसी को चौथी अवस्था का नाम दिया गया है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और तारे इसी के लिए चमकते हैं, प्लाज्मा की वजह से। ठीक है, प्लाज्मा के ही बने होते हैं तारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के गण घुलते नहीं हैं, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, कौन सा विलयन कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन, ऑप्शन सी कोलाइड। तो सस्पेंशन एक ऐसा विजातीय मिश्रण है जिसमें विलेय के गुण घुलते नहीं हैं, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसकी संरचना तय है। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण जो है नियम मिश्रण के गुणों का पालन करता है। मिश्रण का नियम होता है कि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों और पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो किसी एक रेशियो में मिलाए जाएं, तो उनसे जो प्राप्त होता है वो कहलाता है मिश्रण। ठीक है, अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक व बालू का मिश्रण। ठीक है, नमक और बालू को मिक्स करते हैं तब भी अपने गुण धर्म अपने जो है, नमक अपना भी गुण दिखाएगा, गर्म धर्म दिखाएगा, और बालू अपना दिखाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी सॉल्यूट, ऑप्शन सी अमिश्रणीय यानी इमिसिबल, ऑप्शन डी डिकेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि दो तरल पदार्थ एक दूसरे में जब घुलते नहीं हैं तो और सॉल्यूशन बनाते हैं, उन्हें इमिसिबल पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल और पानी, दो तरल पदार्थ जो अमिश्रणीय हैं, जो मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी सस्पेंशन। तो शक्कर के घोल में शक्कर जो है वो एक घुला हुआ पदार्थ है। जब यह दो या दो से अधिक पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसके साधारण मुख्यतः अवयव जो अधिक मात्रा में होते हैं विलायक, तथा कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय कहा जाता है। जैसे जो शक्कर और चीनी पानी का घोल है, ठीक है, उसमें जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो विलेय क्या होता है? शक्कर जो होती है वो कम मात्रा में होती है, उसे कहेंगे जो घुल जाता है, जो पदार्थ घुला हुआ होता है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, तो जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ यानी विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ठोसों का द्रवों में पिघलना, ऑप्शन बी गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ऑप्शन सी पदार्थों का किण्वन, ऑप्शन डी द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है या परिवर्तन है। इसे जैसे क्या होता है कि दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, इन्हें क्या होता है कि रख दिया जाता है किसी भी लिक्विड को, तो कुछ समय के लिए रख दिया जाएगा तो वो अपनी अवस्था बदल लेता है। ठीक है, इसे कहते हैं किण्वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ईंधन का दहन, ऑप्शन बी अम्लीकरण, जल का वैद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण यानी लौह में जंग लगना,
ऑप्शन डी प्लेटिनम का तार जलना। तो राइट ऑप्शन इज बी, रासायनिक परिवर्तन या अम्लीकरण जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, ठीक है, लोहे में जंग लगना या प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी गर्म बर्फ बनाना, ऑप्शन सी एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ऑप्शन डी लोहे का चुंबकीकरण। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन वो बता रहा है? तो ऑप्शन ए है क्या मक्खन का खट्टा होना। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना और लोहे में जंग लगना आदि। ये मतलब जब भी कोई रिएक्शन हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो उससे क्या है कि पदार्थ अपनी मूल अवस्था खो देता है और फिर से वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन सी ऊष्माग्राही परिवर्तन, ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना अभी हमने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि रासायनिक परिवर्तन है, कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जो है वो निम्न है, जैसे दूध का दही में परिवर्तन और अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती जल के क्या हो जाती है? राख हो जाती है। ये भी रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी निष्क्रियकरण, ऑप्शन डी आसवन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण यानी उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जब किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे HCl का NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? NaCl नाम का साल्ट मिलेगा और H2O वाटर भी मिलेगा। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कौन सा मतलब एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? चार ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए एक अंडा पकाना, ऑप्शन बी एक आइस क्यूब पिघलाना, ऑप्शन सी केक को बेक करना, ऑप्शन डी केले का सड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि पदार्थ के आकार मतलब माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे उसके गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब उसके किसी पदार्थ की भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, शेष अन्य जो है विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे एक अंडे का पकना रासायनिक परिवर्तन है, केक को बेक करना, केक को बनाना जो होता है वो होता है रासायनिक, और केले का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में सॉलिड में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम बताना है कि जिससे सॉलिड जो है वो गैस जो है वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिपोजिशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी एवोपरेशन। तो राइट आंसर इज डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है कि डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में। तो संघनन यानी कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ बाष्प यानी भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे बाष्प का जल में परिवर्तित होना। ऊर्ध्वपातन की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वपातन यानी क्या नाम है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है। तो सब्लिमेशन किसे कहते हैं कि जो कोई सॉलिड है, सॉलिड से सीधे सीधे गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होता है। जैसे ऑप्शन है कपूर का जलना। कपूर क्या होता है कि जब नहीं जलता है तो सॉलिड होता है, और जैसे ही जलता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है सीधे, कोई लिक्विड और कोई उसमें किसी और फॉर्म में नहीं होता, सीधे गैस में बदला जाता है। बाष्पीकरण यानी एवापोरेशन। एवापोरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल यानी द्रव अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तरल वाला जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, जैसे पानी को उबालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज कनेक्ट किया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रासायनिक कौन थे, एंटोनी लिवोजियर ने किया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसका द्रव्यमान जिसका जिसका रिएक्शन कराया जाएगा उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। यही कहलाता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका आविष्कार किसने करा था, एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया? स्थिर अनुपात के नियम को, ऑप्शन ए एंटोयन लेवोजियर, ऑप्शन बी जोसेफ प्रोस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट बायल, ऑप्शन डी जैक्स चार्ल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने क्या, स्थिर अनुपात व निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। कि क्या होता है कि एक जब यौगिक में जो तत्व होते हैं वो द्रव्यमान के अनुसार एक सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करते हैं कि आरआरबी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत, जो डाल्टन का नियम है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए नियत अनुपात, ऑप्शन बी रासायनिक संयोजन, ऑप्शन सी गति का संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो डाल्टन का सिद्धांत जो था वो रासायनिक संयोजन पर सिद्धांत पर आधारित था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं डाल्टन, कि सभी द्रव्य यानी जो सभी द्रव्य होते हैं, चाहे वो तत्व यौगिक हो या मिश्रण हो, ठीक है, सूक्ष्म कणों कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, कि परमाणु को कभी कोई भी विभाजित नहीं कर सकता, ऐसा कण होता है परमाणु। और रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। क्या क्या है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन ने यही दो नियम बनाए थे, कौन से, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन से ये मिलके बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन सी लावसियर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द्रव्य अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे, जॉन डाल्टन ने 1808 में
द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया था, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। ठीक है। उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन ने कहा था। यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता। यह रासायनिक क्रिया के दौरान अपवर्तित रहता है। रासायनिक क्रिया के दौरान भी परमाणु जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये डाल्टन बोले थे। और डाल्टन ने ही क्या करा था कि प्रकृति के मूल संबंधित मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। जो परमाणु जुड़कर क्या बनते हैं? तो ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन डी सी तत्व और मिश्र धातु दोनों, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो जब परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनते हैं अणु, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जैसे अमोनियम क्लोराइड है यानी NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। तो उसमें कह रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो परमाणु के बारे में बताना है। तो अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का दूसरा नाम नौसादर है। ठीक है, यह एक श्वेत यानी सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है, जो जल में एकदम से घुल जाता है, जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है, और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। NH4Cl को अगर हम तोड़ेंगे तो NH3 प्लस HCl बनते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 27.3। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना होता है, इसको निकालने के लिए सी, जैसे मतलब CO2 फार्मूला होता है, तो क्या होगा कि उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला लगाएंगे, और कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल मिलके बनते हैं 44। और 44 को अगर हम पूरा कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12 और 44 टोटल मास, तो 44 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणुकता, ऑप्शन सी परमाणु क्रम, ऑप्शन डी संयोजकता। ठीक है, तो परमाणुकता, अगर अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या ही इसके परमाणुकता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता कितनी है? वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक अणु के द्रव्यमान का पता लगाना है। तो ऑप्शन ए 2.3 इंटू 10⁻⁻23, ऑप्शन बी 3.3 इंटू 10⁻⁻23, ऑप्शन सी 4.3 इंटू 10⁻⁻23, ऑप्शन डी 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑक्सीजन का अणु भार होता है 32, यानी एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है? 32। लेकिन अणु का एक मोल जो होता है वो होता है कितना? 6.02 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होगा 32 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो इसके अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने करवाया? मोल का परिचय किसने करवाया, कौन से साइंटिस्ट थे? तो ऑप्शन ए लेवोसियर, ऑप्शन बी एमिदो एवोगैद्रो,
ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवाल्ड, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो रसायन शास्त्र में मोल का जो शब्द का परिचय कराया था फ्रेडरिक विल्हेम ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने 1853 से लेकर 1832, इनका 1853 में जन्म हुआ और 1932 में ये एक्सपायर हो गए। एक जर्मन रसायन विज्ञानी थे। उन्हें रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग के पर उनके काम के लिए 1909 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया और मोलर मास का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आविष्कार कराया था वो किया था विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए नॉर्मलता, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी एवोगैड्रो नंबर, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो एवोगैड्रो नंबर इज द करेक्ट आंसर। कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल हैं। ठीक है। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या कितनी है? ठीक है। अणु की संख्या बतानी है। ये निकालेंगे हम किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 2। तो एवोगैड्रो नंबर की संख्या होती है, कैसे निकालते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 और CO2 में कणों की संख्या कितनी है? 3.0115 इंटू 10⁻23। तो निकालना क्या है कि CO2 के अणु की संख्या निकालनी है। तो दिए गए कणों की संख्या और एवोगैड्रो नंबर, उसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कितना? 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? इसे कैसे निकालेंगे? तो ऑप्शन ए 4.13 इंटू 10⁻22 परमाणु, ऑप्शन बी 3.613 इंटू 10⁻22 परमाणु, ऑप्शन सी 4.613 इंटू 10⁻22, ऑप्शन डी 2.409 इंटू 10⁻22। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणु की संख्या निकालेंगे कैसे कि इसको होगा 1 मोल में सल्फर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है। तो 0.6 मोल में सल्फर की संख्या कितनी होगी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 परमाणु का। तो ऑप्शन आ जाएगा कितना? 3.6 इंटू 3.612 इंटू 10⁻23 परमाणु। और जबकि RRB ने इसी उत्तर को सही माना था। ठीक है। इसी वजह से यही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रो नंबर यानी Na कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, पर मोल होता है। तो किसी त्रिपरमाणुक गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? ये कह रहा है त्रिपरमाणु जो कोई मोल है, गैस है, उसके बारे में वो निकालना है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻22। तो एवोगैड्रो नंबर होता क्या है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और त्रिपरमाणु गैस के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 यानी मीथेन
के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है। 0.1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे तो मीथेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CH4, यानी कार्बन का होता है 12.01 और 4 होंगे किसके, हाइड्रोजन के। तो टोटल कितना हो जाएगा 16.042 है, 042 ग्राम। और मीथेन के 1 मोल का द्रव्यमान टोटल हुआ कितना 16.042 ग्राम। तो 0.1 में अगर हम इसको निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 16.042 इंटू 0.1 बराबर हो जाएगा 1.6 ग्राम, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी 60 ग्राम में। तो इसको निकालेंगे कैसे कि 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के मूल कणों की संख्या उतनी संख्या उपस्थित होती है जितनी कि कार्बन 12 में। ठीक है, समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, पदार्थ का भार और पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पे क्या होगा, हीलियम का है, तो हीलियम का पूछा गया है, तो हीलियम का जो अणुभार होता है वो है 4 ग्राम और हीलियम का भार कितना है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम जो हो गया वो पदार्थ का भार हो गया और पदार्थ का अणुभार हो गया वो 4। तो यहाँ पे एन जो मोल की संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी 15 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, कितनी 540 ग्राम ग्लूकोज है, उसको अगर हम ग्लूकोज का पहले फार्मूला देखेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका अगर अणुभार निकालेंगे तो C6 यानी 12 कार्बन है, 12 कार्बन मतलब 72 जो है कार्बन का भार आ गया, 12 × 6, और हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, तो इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हो गया उसका हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 16, और 16 कितने हैं, ऑक्सीजन का भार हो गया 6, तो टोटल कितना ग्राम आ गया 180 ग्राम। ठीक है, तो 180 ग्राम हो गया पदार्थ का अणुभार हो गया, और पदार्थ का भार कितना है 540 ग्राम। इसको अगर 540 ग्राम को 180 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएंगे 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शन ए एवोगैड्रो नंबर का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन सी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन डी 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या ये या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या, या 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है। ऑप्शन ए तिरछे अक्षर, ऑप्शन बी बड़े अक्षर, ऑप्शन सी छोटे अक्षर, ऑप्शन डी मोटे अक्षर। तो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, राइट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो ऑप्शन ए पी, पी यानी फास्फोरस, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जर्मेनियम जो है तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, अर्थात यह एक उपधातु है। जर्मेनियम का उपयोग जो है हम सेमीकंडक्टर के लिए के रूप में भी करते हैं। ठीक है, उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण कौन से हैं, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से
मतलब धातु है, अधातु है या कोई उपधातु है कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए अधातुओं की, ऑप्शन बी धनात्मक धातुओं की, ऑप्शन सी अर्धधातुओं की, ऑप्शन डी उपधातुओं की। कि धातुओं की प्रकृति जो होती है वो धनात्मक विद्युत धनात्मक होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर, चमकहीन, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इनके उदाहरण हैं क्या, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। किसी धातु को अगर पतली तार में बदल लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी। कि अगर मेलिएबिलिटी कहते हैं उसको। अगर किसी भी पदार्थ को जो है पतले तार में खींचते जाएंगे और वो मतलब सॉलिड को अगर हम खींचते जाएंगे तो वो पतले तार में बदलता हुआ चला जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी या तान्यता। ठीक है। तो तान्यता ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, यानी सबसे मेलिएबल जो धातु है वो है सोना यानी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है। ठीक है, कौन सी धातु जो है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है या मेलेबल है। तो ऑप्शन ए एजी, एजी यानी चांदी, ठीक है, और एल्युमिनियम, सोडियम और क्या नाम है जिंक। ठीक है, तो एजी यानी अर्जेंटम। जो लचीली धातुओं का क्रम कैसा होता है कि औरम, अर्जेंटम और एल्युमिनियम, तांबा यानी कॉपर, टिन यानी स्टेनम, सीसा यानी प्लम्बम, जिंक तथा लोहा यानी फेरम। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अधिक लचीली धातु है। जो विकल्प दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चांदी सबसे ज़्यादा लचीली हुई है। वैसे तो सबसे ज़्यादा मेलेबल जो होती है वो होती है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है कि इस्पात यानी स्टील लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु बनती है। जब लोहे में कार्बन मिलाई जाती है तो बन जाता है स्टील, जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है 1.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी ऑरम यानी गोल्ड, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन सी कार्बन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि अलौह धातु हैं। इनमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना यानी ऑरम जिस सबसे अधिक तन्यशील यानी डक्टाइल धातु है। क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु, यही जो है वो क्रोमियम जो है संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग करने के लिए किया जाता है। टिन धातु के बुशेस बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिएबल क्या दर्शाता है। मेलिएबल जो है कौन से उसके गुण को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए गैर धातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी गैर धातु के यौगिक। तो मेलिएबल के गुण जो है वो धातु को दर्शाता है। इसका मतलब ठोस धातु के लचीलेपन से है। सोने में मेलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो गैलियम एक ऐसी धातु है
जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका प्रतीक जो होता है वो होता है Ga। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उभयधर्मी, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी क्षारीय। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के यानी बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो जर्मेनियम एक ऐसी धातु है जिसे मेटलॉइड यानी उपधातु के रूप में जाना जाता है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए जिंक और सिलिकॉन, ऑप्शन बी गैलियम और आर्सेनिक, ऑप्शन बी सी जीई और एएस आर्सेनिक और गैलियम वहाँ है जर्मेनियम, ऑप्शन बी जेडएम और टीई। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है, जीए और एएस, तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये उपधातु कहे जाते हैं। सोना एवं सीसा धातुएं तथा ब्रोमीन अधातु है। सामान्य तौर पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं? ऑप्शन ए मिश्र धातु, ऑप्शन बी यौगिकों, ऑप्शन बी सी अधातु, ऑप्शन डी मिश्रण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक, ऑप्शन बी आघात वर्धनीय, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी तन्य। तो उपधातु यानी मेटलॉइड में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार हैं। क्या है? मेटलॉइड में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? ये होते हैं अर्धचालक, ठीक है, ये ठोस, चमकदार और नाजुक होते हैं, बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा उपधातुओं के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या है? अर्धचालक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोरेट, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है वो अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन,
एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासाइट ही मात्र जो हैं वो क्या है कि ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है वो कर सकते हैं। ये लिक्विड में सीधे लिक्विड से क्या हो जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी नेफ्थलीन, ऑप्शन डी कपूर। तो बर्फ क्या है कि जब हम किसी ऊर्ध्वपातन कहलाता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, ठीक है, किसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो सीधा क्या होगा, बर्फ जो होती है वो सॉलिड होती है, वो द्रव में बदलेगी फिर गैस में बदलेगी, है ना। इसलिए बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकती, बाकी सब जो है ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? अब इसमें कह रहा है कि कौन सी विधि से पंकिल जल अलग करेगी, ठीक है। पंकिल जल कौन सा होता है? जो जल जो है वो गंदा जल होता है, यानी कीचड़ युक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पृथक्कारी कीप यानी फनल, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी निस्यंदन, ठीक है। तो कीचड़ युक्त यानी पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण जो है वो गुजर नहीं पाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी गंदे जल को हम जो है साफ जल के में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में, ठीक है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विपरीत परासरण, ऑप्शन सी साइटोलिसिस, ऑप्शन डी टर्गर दाब, है ना। तो विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है। तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने लगते हैं, ठीक है। तो किससे होगा कि जल शोधन में विपरीत परासरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए स्फीति दाब, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी रिवर्स परासरण, ऑप्शन डी साइटोलिसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है समुद्री पानी के लिए जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑस्मोसिस विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करने लगते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स ऑस्मोसिस में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो शुद्ध जल को शुद्ध बनाने के लिए क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विद्युत विघटन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ओजोनीकरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो विद्युत विघटन जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको है वो पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता मिलती है, ठीक है। तो कौन से? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और एल्युमिनियम के जो जो कण बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पानी में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करी जाती है। तो H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन के जो कण निकलेंगे और ऑक्सीजन निकलेगी और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी के डिज अलवणीकरण, ठीक है, डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। जो डिसैलिनेशन होता है उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जो है वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस पृथक्करण की भौतिक विधि है।
गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। तो अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl और सामान्य नमक यानी NaCl के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। इस क्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, NaCl और NH4Cl को हम अगर इनके मिश्रण को अलग करेंगे तो किससे यूज करेंगे? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो तरल अवस्था यानी द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को रूपांतरण को कहते हैं वाष्पीकरण यानी एवोपोरेशन। जैसे पानी से वाष्प का बनना, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को कहते हैं हम संघनन। ठीक है, जैसे वाष्प से जल का निर्माण करना और बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यवर्ती तरल अवस्था में से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो जब कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे ठोस मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें ठोस ऊर्ध्वपाती यानी सब्लिमेट हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। जैसे विधि से कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउनियन गति, जो ब्राउनियन मोशन है, उसकी खोज किसने करी? तो ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी बी मेंडल ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी जॉन ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या करा था? ब्राउनियन गति की खोज करी थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं की गति करते हैं, इन जिसे ब्राउनियन गति कहा जाता है। ये विभिन्न दिशाओं में जैसे टेढ़े मेढ़े और अनियमित गति करते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइड में विलेय कणों का आकार या व्यास 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य होता है। कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं कौन कौन से? दूध, स्याही और रक्त यानी खून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी विलयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी पायसन। तो विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण रूप, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फुलरीन। तो ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन कार्बन के अपरूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान पर और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसका उपयोग सोडा वाटर, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड में के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों के बनाने में आदि में किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अच्छा ये में कार्बन का कौन सा अपरूप नहीं है?
ये ने क्वेश्चन जो है वो उसकी भाषा बदल दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए चाक, ऑप्शन बी, नहीं इसमें पूछ रहा है अपरूप है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन ए चाक, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी हीरा। तो हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीकरण अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है तथा यह विद्युत और ताप का कुचालक है। हीरा जो है वो विद्युत और तापमान का कुचालक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये हीरा चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। अमोनिया का फुल फॉर्म फार्मूला होता है NH3। तो इसमें कह रहा है कि जो नाइट्रोजन का जो है वो परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। NH3 को अगर लिखेंगे तो नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलके NH3 का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन का 14 दिया गया है और नाइट्रोजन का 14 दिया गया है और हाइड्रोजन का 1। तो 14 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान है वो आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु की भार की तुलना की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसमें जो है किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 1.008 और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो H1, H2 और H3। ये सूर्य जो चमकता है वो हाइड्रोजन के कंबसन से चमकता है। जब हाइड्रोजन गैस अधिक जो अभिक्रिया करती है, ठीक है, ये क्या करती है, अभिक्रिया करके हीलियम गैस बनाती है, ठीक है। हीलियम गैस और अधिक टेम्परेचर के साथ जो हाइड्रोजन का फ्यूज़न होता है उसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन काम करते हैं, ठीक है। इस वजह से सूर्य में बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए हमारा सूर्य चमकता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है उससे, ठीक है, हमें जो सूर्य की गर्मी मिलती है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। केमिस्ट्री का आज ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। इससे रिलेटेड ये आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन अंत तक देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बने रहें, शेयर करें और हमारा जो है थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।